सोचिए, ब्रह्मांड ही सब कुछ है और हमारी पृथ्वी, वो तो इस विशालकाय समंदर में एक घूमते हुए पत्थर जैसी है, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अरबों तारों में से बस एक का चक्कर लगा रही है। तो चलिए, आज इसी विशाल संरचना की गहराइयों को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ऐसी विशाल मशीन का हिस्सा हैं, जहां फिजिक्स के नियम, समय की चाल और हमारे होने का मतलब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। तो बस इसी सोच के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और ये है हमारा घर, हमारी शुरुआत, पृथ्वी, एक आरामदायक ग्रह जहां हमारी सारी सुख सुविधाएं हैं। हम अपनी रोज की जिंदगी में इतना उलझे रहते हैं कि जब आसमान की तरफ देखते हैं तो बस कुछ टिमटिमाते हुए तारे लिखते हैं, पर उस काली चादर के उस पार असल में है क्या? तो ठीक है, अब सफर शुरू किया जाए। हम अपनी पृथ्वी की सतह से निकलेंगे और सीधे ब्रह्मांड के उस आखिरी छोर की ओर बढ़ेंगे जिसके बारे में हम आज तक जान पाए हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है। तो जैसे ही हम पृथ्वी का वायुमंडल चीरकर ऊपर उठते हैं ना, हमारा घर एक शांत नीले मार्बल जैसा दिखने लगता है। और बस 400 किलोमीटर ऊपर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास से गुजरते हैं। जरा सोचिए, ये स्टेशन 27,500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, मतलब दिन में 16 बार। और हाँ, इसके चारों तरफ हजारों सैटेलाइट्स का एक अदृश्य जाल सा बिछा है जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चला रहा है। चलिए, अब हम अपने सबसे करीबी ब्रह्मांडीय पड़ोस में घुस रहे हैं, हमारा सोलर सिस्टम। यहां हमारी मुलाकात उन ग्रहों और चीजों से होगी जिनके बारे में हम सदियों से सोचते आए हैं, कहानियां सुनते आए हैं। तो सबसे पहला स्टॉप हमारा चांद। अब हम अपने घर से करीब करीब 4 लाख किलोमीटर दूर आ चुके हैं। और सबसे कमाल की बात, नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान आज भी वहां वैसे के वैसे ही हैं। क्योंकि चांद पर कोई हवा या वायुमंडल तो है नहीं, तो ये निशान शायद लाखों सालों तक ऐसे ही रहेंगे। इंसान की पहली अंतरिक्ष छलांग की एक खामोश गवाही। आगे बढ़ते हैं, और ये है वीनस, यानी शुक्र ग्रह। इसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पर सच पूछिए तो ये एक नरक जैसा है। यहाँ का औसत तापमान है 465 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। इसकी वजह है एक ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। मतलब इसका घना वायुमंडल गर्मी को एक मोटे कंबल की तरफ पकड़ लेता है और बाहर जाने ही नहीं देता, बस तापमान बढ़ता ही जाता है। और अब देखिए मर्क्यूरी, यानी बुध ग्रह, सूरज के सबसे करीब। ये तो सचमुच एक्सट्रीम्स का प्लैनेट है। दिन में इसकी सतह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, और रात होते ही ये गिरकर -170 डिग्री तक पहुंच जाता है ना कमाल का अंतर? 15 करोड़ किलोमीटर। ये है पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी। यही वो तारा है जिसकी जबरदस्त ग्रेविटी ने पूरे सोलर सिस्टम को एक साथ बांध कर रखा है, और इसी की एनर्जी से पृथ्वी पर जिंदगी चलती है। ये इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सोच कर देखिए। और ये रहा मार्स, हमारा लाल ग्रह। और ये जो विशाल पहाड़ जैसा दिख रहा है, ये है ओलंपस मॉन्स, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। इसकी ऊंचाई पता है कितनी है? माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ज्यादा। ये इतना फैला हुआ है कि अगर इसकी चोटी पर खड़े हो जाएं तो इसका बेस नजर ही नहीं आएगा। मार्स और जुपिटर के बीच हम एस्ट्रॉयड बेल्ट में आ गए हैं। ये चट्टानों और मलबे का एक बहुत बड़ा इलाका है। और मजे की बात यह है कि ये मलबा शायद एक पूरा ग्रह बन जाता, लेकिन पास में जो जुपिटर है ना, उस दैत्य की जबरदस्त ग्रेविटी ने इन टुकड़ों को कभी एक साथ जुड़ने ही नहीं दिया। और अब आता है हमारे सोलर सिस्टम का राजा, जुपिटर। इसका ग्रेट रेड स्पॉट तो देखिए। ये सदियों से चलता आ रहा एक ऐसा तूफान है जो इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी आराम से समा जाएंगी। पर जुपिटर जितना बड़ा है, उसके चांद भी उतने ही दिलचस्प हैं। जैसे इसका एक चांद है यूरोपा, जो बर्फ की मोटी चादर से ढका है, और माना जाता है कि उस बर्फ के नीचे एक बहुत बड़ा महासागर है जहां शायद जिंदगी पनप सकती है। हमारा अगला पड़ाव है सैटर्न, यानी शनि का चांद, टाइटन। ये सोलर सिस्टम में अकेला ऐसा चांद है जिसका अपना घना वायुमंडल है। यहाँ हवा है, मौसम बदलते हैं, और सतह पर नदियां और समंदर भी हैं। पर एक मिनट, ये पानी के नहीं हैं, बल्कि लिक्विड मीथेन और ईथेन के हैं। वैज्ञानिक इसे एक तरह से भविष्य की पृथ्वी की एक झलक मानते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम में आखिरी ऐसी जगह है जो थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है।
तो अब हम अपने सोलर सिस्टम के ग्रहों वाले इलाके को पीछे छोड़ रहे हैं। यहां से अपनी पृथ्वी बस एक छोटी सी टिमटिमाती हुई बिंदी जैसी दिख रही है। हम अब गहरे स्पेस की उस दहलीज को पार कर रहे हैं जहां से वापसी का रास्ता बहुत बहुत लंबा और अकेला है। नेपच्यून के भी पार हम काइपर बेल्ट में पहुंचते हैं। इसे बर्फीले मलबे का एक बहुत बड़ा इलाका समझिए। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट से 20 गुना ज्यादा चौड़ा और 200 गुना ज्यादा भारी है। और हाँ, प्लूटो, जिसे अब ग्रह नहीं माना जाता, वो भी इसी बर्फीले इलाके का सबसे मशहूर मेंबर है। कह सकते हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी किनारे की शुरुआत है। और अब हम पहुंचते हैं ऊट क्लाउड। ये हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी मोर्चा है। खरबों बर्फीले धूमकेतुओं यानी कॉमेट्स का एक विशाल गोला। एक थ्योरी ये भी है कि पृथ्वी पर जो इतना पानी है वो इन्हीं कॉमेट्स की देन है। और बस इसके बाद सूरज की ग्रेविटी की पकड़ लगभग खत्म हो जाती है। अब हम एक बहुत बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। हम अपने सोलर सिस्टम को पूरी तरह से पीछे छोड़ रहे हैं और तारों के बीच की उस गहरी खामोशी में जा रहे हैं। यहां से सफर का पैमाना ही बदल जाएगा। दूरियां इतनी ज्यादा हैं कि अब किलोमीटर्स में बात करना बेमानी है। ये है अल्फा सेंटारी, हमारा सबसे करीबी पड़ोसी तारा। ये हमसे 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी चलें, जो यूनिवर्स में सबसे तेज है, तब भी वहां पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लग जाएंगे। और इस सिस्टम में प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी नाम का एक ग्रह भी है, जहां शायद जिंदगी की कोई उम्मीद हो सकती है। 1,05,000 लाइट ईयर्स, ये है हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे का साइज। ये इतनी बड़ी है कि लाइट को भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 1,05,000 साल लग जाते हैं। और हमारी इस गैलेक्सी में हमारे सूरज जैसे अरबों तारे हैं और शायद उनसे भी कहीं ज्यादा ग्रह। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज के एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं। फिर ये लोकल ग्रुप एक और बड़े स्ट्रक्चर विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। और फिर ये सुपर क्लस्टर लिनियाकिया सुपर क्लस्टर नाम की एक और भी बड़ी विशाल संरचना का हिस्सा है जिसमें लाखों गैलेक्सीज हैं। हम अपने सफर में और आगे बढ़ते हैं और अब हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां से वो पूरा का पूरा लिनियाकिया सुपर क्लस्टर भी बस एक छोटे से धब्बे जैसा दिख रहा है। हम अब ब्रह्मांड के उस छोर पर हैं जहां तक हमारा ज्ञान और हमारी टेक्नोलॉजी की पहुंच है। इसे कहते हैं हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसकी रोशनी 13.8 अरब सालों में हम तक पहुंच पाई है। पर यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यूनिवर्स बस इतना ही बड़ा है या ये असल में अनंत है और हम तो बस उसका एक छोटा सा कोना देख पा रहे हैं? और कुछ वैज्ञानिक तो इससे भी आगे की सोचते हैं। वो कहते हैं कि शायद हमारा यूनिवर्स अकेला है ही नहीं, हो सकता है कि हमारे यूनिवर्स जैसे अनगिनत असंख्य यूनिवर्स और भी हों जो मिलकर एक मल्टीवर्स बनाते हों। ये एक ऐसी सोच है जो साइंस की सीमाओं को भी चुनौती देती है और हमें अपने होने के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, अगर मल्टीवर्स की बात सच है तो हमारा ये पूरा का पूरा ज्ञात ब्रह्मांड जिसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, वो शायद एक विशाल ब्रह्मांडीय समंदर में बस एक छोटी सी बूंद जैसा हो। ये ख्याल ही हमें हमारी जगह और हमारे अस्तित्व के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद ये सफर का अंत नहीं बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है।